गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में स्वागत है। छात्रों, हमने आपको पिछली कक्षाओं में बैंक की परिभाषा, बैंक के कार्य, इनका चर्चा किया। इसी संदर्भ में आगे की ओर बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं अगले टॉपिक पर। बैंक के कार्य आपको बताए। बात आती है वाणिज्यिक बैंक। भारत में वाणिज्यिक बैंकों की स्थिति और निजी बैंकों की स्थिति। भारत में वाणिज्यिक बैंक और निजी बैंक की क्या पोजीशन है, इस पर आज चर्चा करेंगे। तथा निजी बैंक। ठीक है, भारत में वाणिज्यिक बैंकों का नियमन भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 के अंतर्गत इनका गठन हुआ। इन बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक का प्रभावी नियंत्रण रहता है। सामान्य रूप से व्यापारिक बैंक सभी प्रकार के बैंकिंग कार्यों को करते हैं। विभिन्न अनेकों विद्वानों के द्वारा परिभाषा भी हमने आपको पहले भी बताई थी। फिर आप बैंक की परिभाषाओं की बातचीत कर लें। बैंक वैसी संस्था है जो ऋण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें मुद्रा की आवश्यकता है, मुद्रा उधार देने का कार्य करती है। जिन व्यक्तियों के पास फालतू मुद्रा है, अतिरिक्त मुद्रा है, वह अपने पास उन व्यक्तियों की मुद्रा को वह सुरक्षित रख लेती है। ठीक है, उन व्यक्तियों की मुद्रा को सुरक्षित रखने का कार्य बैंक करती है। अब एक चिन्ह की परिभाषा है, हार्ट की हमने पहले भी लिखवाई थी। शेयर्स, एक विद्वान है शेयर्स, वह कहते हैं साधारणतः बैंक के कार्य, साधारणतः बैंक के कार्य नगद धन को बैंक के रूप में, जमा के रूप में स्वीकार करना है और बैंक जमाओं को नगद धन के रूप में बदलने का मुख्यतः कार्य करती है। इससे बैंक जमाओं को एक व्यक्ति या निगम से दूसरे में बदला जा सकता है और इन्हें विनिमय बिलों, सरकारी बॉन्डों आदि के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो बैंक का जो है मुख्य कार्य आपकी समझ में आ ही गया होगा। अब क्राउथर ने भी यही बात कहा कि बैंक वह व्यक्ति है जो बैंक का व्यवसाय करते हैं। अब बात आती है यहाँ वाणिज्यिक बैंक कौन से हैं, वाणिज्यिक बैंकों का वर्गीकरण क्या है। तो वाणिज्यिक बैंकों के वर्गीकरण की बात ध्यान से देखें। भारत में दो प्रकार के वाणिज्यिक बैंक हैं। भारत में दो प्रकार के वाणिज्यिक बैंक कार्य करते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के वाणिज्यिक बैंक हैं? पहला है अनुसूचित
वाणिज्यिक बैंक और दूसरा है गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। अब अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कौन से हैं? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक वे बैंक कहलाते हैं जिनका नाम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल हुआ हो। ठीक है, अनुसूचित बैंक वे बैंक कहलाएंगे जिनका नाम भारतीय बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय सूची में शामिल हुआ हो। इस अनुसूची में उन बैंकों के नाम लिखे जाते हैं जो निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हैं। कौन कौन सी शर्तें हैं वे? उस बैंक की प्रदत्त पूंजी तथा कोष कम से कम 5 लाख रुपया हो। उस बैंक का कार्य अपने जमाकर्ताओं के हित के विरुद्ध न हो। वह बैंक भारतीय कंपनी अधिनियम या अन्य किसी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो। उस बैंक की आर्थिक स्थिति अच्छी हो। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 की धारा 2E कहती है अनुसूचित बैंक का तात्पर्य उस बैंक से है जिसे इस अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया है। रिजर्व बैंक को यह अधिकार है कि यदि कोई अनुसूचित बैंक उपरोक्त शर्तों को पूरा करने में असमर्थ रहती है या उनका समापन हो जाता है या अन्य किसी कारणों से बैंकिंग व्यवसाय करने में असमर्थ हो जाती है, तो वह रिजर्व बैंक उस बैंक का नाम द्वितीय अनुसूची से हटा दें। अर्थात वह अनुसूचित बैंक नहीं माना जाएगा। ठीक है, अनुसूचित बैंकों को कुछ विशेष सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को रिजर्व बैंक से निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त हैं। नंबर 1, अनुसूचित बैंक अनुमोदित प्रतिभूतियों को जमानत पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जमानत पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ये बैंक अपने बिलों तथा प्रतिज्ञा पत्रों प्रतिज्ञा पत्रों की आरबीआई से पुनः कटौती करा सकते हैं। ठीक है, तो वाणिज्यिक बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के आरबीआई से प्राप्त सुविधाएं। पहली सुविधा क्या प्राप्त होती है? अनुसूचित बैंक अनुमोदित प्रतिभूतियों पर प्रतिभूतियों की जमानत पर
सकते हैं। सबसे पहला कारण कि अनुसूचित बैंक अनुमोदित प्रतिभूतियों की जमानत पर आरबीआई से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है ये बैंक अपने बिलों तथा प्रतिज्ञा पत्रों को आरबीआई से पुनः कटौती पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा है ये बैंक समान सूदन की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। ये बैंक समान सूदन की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है संकट के समय अनुसूचित बैंक आरबीआई से आर्थिक सहायता तथा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ये अनुसूचित बैंकों को आरबीआई कुछ लाभ देता है। ठीक है, नोट कर लें। आरबीआई से ये सुविधाएं वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। पहला है अनुसूचित बैंक प्रतिभूति की जमानत पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है ये बैंक अपने बिलों तथा प्रतिज्ञा पत्रों को आरबीआई से पुनः कटौती पर प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है ये बैंक समाज शोधन की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है संकट के समय अनुसूचित बैंक आरबीआई से आर्थिक सहायता तथा मदद को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। बात आती है अब आगे नेक्स्ट, रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों को मुद्रा का हस्तांतरण की सुविधाएं भी देते हैं। ठीक है। मुद्रा को ट्रांसफर करने की सुविधा भी आरबीआई देती है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के दायित्व की बात करें। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का क्या दायित्व है? अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक से अनेक सुविधाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन इन बैंकों को निम्नलिखित दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। अनुसूचित बैंक अपनी जमाओं का एक भाग रिजर्व बैंक द्वारा जो निर्धारित होता है नगद कोष के रूप में अपने पास रखना पड़ता है।
अपने पास में एक निश्चित धनराशि उन्हें रखनी पड़ती है। नगद कोषों की उन्हें एक निश्चित स्तर पर तरल कोष भी रखने पड़ते हैं। वर्तमान 7 फरवरी 2015 में अनुसूचित बैंकों को अपनी कुल जमाओं का 21.5% वैधानिक तरल अनुपात SLR के रूप में रखना होगा। प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को अपने लेन देन का साप्ताहिक ब्यौरा प्रत्येक शुक्रवार को रिजर्व बैंक के पास भेजना होगा। जो भी लेन देन किया है साप्ताहिक, वह प्रत्येक फ्राइडे को, ठीक है, अपना निश्चित ब्यौरा RBI के पास भेजना पड़ेगा। ये उनका दायित्व है। गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कौन से हैं? बात करते हैं गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की। गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक देखें कौन से हैं? ऐसे वाणिज्यिक बैंक जिन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहे जाएंगे। ये बैंक अनुसूचित बैंक बनने की पूरी शर्त पूरी नहीं करते। इन बैंकों को भी अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग रिजर्व बैंक के पास नगद के रूप में रखना पड़ता है तथा इन्हें प्रत्येक माह के अंत में रिजर्व बैंक को आवश्यक सूचनाएं भेजनी पड़ती हैं। इन बैंकों को रिजर्व बैंक की तरह से विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। रिजर्व बैंक इनको कोई विशेष अधिकार नहीं देता है। अतः इन रिजर्व बैंक का पूर्ण नियंत्रण में ये नहीं रहती। गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक पूर्णतः नियंत्रण में रहती हैं और गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक पूर्ण नियंत्रण में नहीं रहती है। इन बैंकों पर जनता का विश्वास कम है। इन बैंकों पर कंपनी अधिनियम की धाराओं के तहत रिजर्व बैंक का आंशिक नियंत्रण होता है। इन्हें रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा हस्तांतरण की सुविधा भी नहीं दी जाती है। अब बात वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों की, पहले भी हमने कार्य बताए थे, ठीक है, उन्हीं कार्यों को दोबारा से समझ लें। प्राथमिक एवं परंपरागत कार्य, अभिकर्ता के रूप में कार्य, सामान्य कार्य, ये जरूर परीक्षा में पूछे जाते हैं। विदेशी व्यापार की वित्तीय एवं प्रबंधकीय व्यवस्था एवं साख निर्माण का कार्य, ये इनके विशेष कार्य हैं। प्राथमिक कार्य में बात करें तो प्राथमिक कार्य इनका जमाओं को स्वीकार करना। जमाओं को स्वीकार करना इनका प्राथमिक कार्य है, ठीक है। बैंकों का मुख्य कार्य धन जमा करना एवं उधार देना है। बैंकों को उधार देने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इनकी अंश पूंजी उधार देने की दृष्टि से पर्याप्त कोषों का निर्माण कर लेती है। अतः ये व्यक्तियों एवं संस्थाओं की अतिरिक्त धनराशि जमा करते हैं, ठीक है। दूसरा है स्थायी जमा खाता। एक निश्चित अवधि के लिए जो धनराशि जमा की जाती है उसे स्थायी जमा खाते में किया जाता है। ये निश्चित अवधि 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 महीने आदि हो सकते हैं।
तीसरा है चालू खाता, करेंट अकाउंट। यह खाता सामान्यतः व्यापारियों के द्वारा खोला जाता है। इस खाते में ग्राहकों को प्रतिदिन कितनी बार भी राशि जमा करने और निकालने की छूट दी गई होती है। इस प्रकार के खाते में जमा राशि के निकलवाने की अनिश्चितता रहती है, अतः बैंक का स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग कर सकते हैं। ये हमने आपको यहाँ तक बताए थे। आगे देखिएगा, अभिकर्ता के रूप में भी कार्य बताए। सामान्य उपयोगी कार्य क्या है? सामान्य उपयोगी कार्य हैं धन व संपत्तियों की सुरक्षा। बैंक अपने ग्राहकों के बहुमूल्य आभूषण, सोना, चांदी, अंश, ऋण पत्र, जमा की रसीदें, इन सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए एक लॉकर्स की सुविधा देती है। ठीक है, इस लॉकर में एक चाबी बैंक के मैनेजर के पास रहती है और एक चाबी ग्राहक के पास रहती है। दोनों जब जो है अपनी चाबियां लगाते हैं तब ये लॉकर्स खोलते हैं। इन लॉकर्स पर एक निश्चित धनराशि बैंक के द्वारा वसूल की जाती है। अगला है यात्री चेक एवं साख पन्नों की व्यवस्था। देखिए, आज का जो समय है, आज हर जगह धन उपलब्ध हो जाता है, एटीएम वगैरह, नेट का जमाना है। पहले ये सब चीजें नहीं थी, तो बैंक अपने ग्राहकों के लिए यात्री चेक दिया करते थे। अपने ग्राहकों के लिए यात्री चेक व अन्य साख पत्र जारी किया करते थे। इसके कारण बैंक अपनी यात्रा के दौरान नकद धन साथ नहीं ले जाना पड़ता था। यात्री चेक को दिखाकर निश्चित रकम अन्य स्थान पर प्राप्त कर सकता था। इस प्रकार उसे नकद रकम लाने ले जाने की जोखिम से मुक्ति मिल जाती थी। आर्थिक स्थिति की सूचना देना। बैंक अपने ग्राहकों को, विभिन्न देशी एवं विदेशी व्यापारियों को इस स्थिति की सूचना देते हैं। बैंक की सूचनाएं अधिक विश्वसनीय होती हैं। ग्राहक इन सूचनाओं को ध्यान में रखकर व्यावसायिक सौदे करते हैं। इससे ग्राहकों का जोखिम कम हो जाता है। वित्तीय सलाहकार के रूप में आवश्यक होने पर बैंक अपने ग्राहक को आर्थिक एवं वित्तीय सलाह देने का कार्य भी करते हैं। इससे ग्राहकों को सही निर्णय करने में सुविधा होती है। सूचनाएं प्रकाशित करना। बड़े बड़े व्यापारी बैंक देश की आर्थिक एवं व्यापारिक गतिविधियों की सूचनाएं एकत्रित कर उन्हें प्रकाशित करने का कार्य भी करते हैं। ये इन सूचनाओं के विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। इससे आर्थिक व्यापारिक निर्णय लेने में सहायता प्राप्त होती है। विनिमय पत्रों को स्वीकार करना। बैंक अपने ग्राहक की ओर से उस पर लिखे गए विनिमय पत्रों को स्वीकार कर निश्चित तिथि पर भुगतान करने का दायित्व भी संभालते हैं। ऋणों की जमानत देना। बड़े व्यवसायिक बैंक औद्योगिक एवं व्यापारिक इकाइयों द्वारा लिए जाने वाले राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ऋणों के लिए गारंटी देने का काम भी करते हैं। इससे औद्योगिक व व्यापारिक इकाइयों को ऋण प्राप्त करने में आसानी हो जाती है। व्यक्तिगत साख। बैंक अपने ग्राहक की व्यक्तिगत साख पर उन्हें उपभोक्ता ऋण भी प्रदान करती है। ये ऋण कार, स्कूटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर आदि उपभोक्ता वस्तुएं खरीदने के लिए दिए जाते हैं। इन ऋणों का किस्तों में भुगतान करने की सुविधा भी बैंक देती है। सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था।
व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधि के रूप में सरकार द्वारा जारी किए गए ऋण पत्रों का बिक्री का कार्य भी करती है। अंशों की खरीद फरोख्त में भी बैंक सहायता प्रदान करती है। डीमेट अकाउंट खोल करके अंशों की खरीद फरोख्त, खरीदना बेचना इनको सुलभ बनाती है। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से जारी किए गए अंशों के हिसाब किताब का निपटारा करती रहती है। बैंक डीमेट अकाउंट की सुविधा प्रदान करके ये सारी चीजों को, कार्य को आसान बनाती है। विदेशी विनिमय की व्यवस्था करना, कुछ व्यापारिक बैंक विदेशी विनिमय की व्यवस्था का कार्य भी देखते हैं और इन विनिमय का लेन देन भी करते हैं। विदेशी व्यापार की प्रबंधकीय व्यवस्थाओं को भी देखते हैं। व्यापारिक बैंक अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अल्पकालीन साख प्रदान करते हैं। ये बैंक व्यापारिक बिलों, हुंडियों, साख पत्रों आदि की स्वीकृति एवं कटौती के निर्माण का कार्य करते हैं। इससे अंतरराष्ट्रीय लेन देन सुविधाजनक हो जाते हैं। ये बैंक विभिन्न आयातकों एवं निर्यातकों में पारस्परिक संपर्क स्थापित करने का कार्य भी करते हैं। इस प्रकार व्यापारिक बैंक अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने में सहयोग प्रदान करता है। नेक्स्ट है साख निर्माण का कार्य। साख का तात्पर्य क्रेडिट, उधार। व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक की नीति के अनुसार साख निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इन बैंकों में जनता द्वारा जो धन जमा कराया जाता है उस धन को ये जनता को उधार दे देते हैं। जब बैंक जमा प्राप्त करते हैं तो उस जमा राशि का कुछ प्रतिशत भाग नगद कोष में रखकर शेष राशि उधार देते हैं। यह ऋण राशि ऋणी के खाते में जमा कर दी जाती है और इस प्रकार ऋण जमाओं को जन्म देता है। इन जमाओं के आधार पर बैंक पुनः ऋण दे देते हैं। इस प्रकार जमा से ऋण व ऋण से जमाओं को प्रोत्साहन मिलता है। इसे बैंक द्वारा साख निर्माण करना कहते हैं। इससे मुद्रा की पूर्ति अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ जाती है तथा व्यापारिक लेन देनों को बढ़ावा मिलता है। आधुनिक युग में आर्थिक विकास की दृष्टि से बैंकों का महत्वपूर्ण स्थान है। सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में, चाहे वह विकसित हों या विकासशील हों, बैंकों की नितांत आवश्यकता है। बैंक शरीर रूपी अर्थव्यवस्था में रक्त वाहिनी नाड़ियों की भांति कार्य करते हैं। जिस प्रकार रक्त वाहिनी नाड़ियाँ सारे शरीर में रक्त पहुँचाने का कार्य करती हैं, उसे स्वस्थ, सबल और सक्रिय बनाए रखती हैं, उसी प्रकार बैंक भी इन नाड़ियों की भांति वित्त या रक्त कह दें, व्यापार का जो है रक्त वित्त को माना जाता है तो वित्त की व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार बैंक संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वित्त का संचार कर उसे सक्रिय, सबल एवं विकसित बनाने का कार्य करते हैं। बैंकिंग क्रियाओं के अभाव में आर्थिक विकास का मार्ग रुक जाता है। इसलिए बैंकिंग व्यवस्था को आर्थिक जगत का प्राण कहा जाता है। किसी भी देश का उत्पादन, व्यापार, व्यवसाय तथा उद्योग धंधे बैंकिंग के विकास पर ही निर्भर हैं। बैंक के बिना आर्थिक विकास केवल एक कल्पना मात्र ही रह जाएगी। बैंकों के प्रमुख लाभ एवं महत्वों की चर्चा हमने आपको यहाँ की। कुछ और भी इनके महत्व हैं, इनके संदर्भ में और बातचीत करते हैं। ये बचतों को प्रोत्साहन देते हैं।
बैंक समाज में बचत की आदत को प्रोत्साहित करने का कार्य करती है। बैंक छोटी छोटी बचतों को संग्रहित करके उन पर ब्याज देते हैं। ब्याज के प्रलोभन से बचत की प्रवृत्ति बढ़ती है। इससे अपव्यय पर नियंत्रण लगता है। बैंक छोटी छोटी बचतों को एकत्रित करके उद्योग में या उस धन को कार्यों में, देश के विकास में लगाने का कार्य करती है। पूंजी निर्माण में बैंक छोटी छोटी एवं बिखरी हुई पूंजी को बचतों के रूप में एकत्रित करके साख सृजन का कार्य करती है। साख एवं वित्त उद्योग के लिए पूंजी का काम करते हैं। बैंक बेकार पड़े हुए एवं बिखरे हुए धन को एकत्रित कर उसे उत्पादन कार्यों में लगा करके पूंजी निर्माण एवं साख निर्माण का कार्य करते हैं। मुद्रा भेजने की व्यवस्था, आज मुद्रा को भेजने की व्यवस्था भी बैंक बहुत ही तत्परता से करती है। एटीएम वगैरह के माध्यम से भी अब मुद्रा को भेजने का कार्य आसानी से हो रहा है। बैंक पूंजी की गतिशीलता को बनाए रखती है। बैंक पूंजी की गतिशीलता, मोबाइलिटी ऑफ कैपिटल्स करती है। कोई भी पूंजीपति अपनी पूंजी से ऐसे कार्यों में लगाना चाहता है जहां जोखिम कम हो एवं प्रतिफल ज्यादा हो। बैंक पूंजी की पूरी सुरक्षा के साथ उचित प्रतिफल भी देते हैं। इससे पूंजी कम उपयोगी स्थान से हटाकर अधिक उपयोगी एवं उत्पादक कार्यों में लगती है। इससे उत्पादन, रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि में वृद्धि होती है एवं आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। व्यापार व उद्योगों के लिए तो बैंक एक प्राण के रूप में कार्य करती है। बैंक उद्योग व व्यापारिक कार्यों के लिए वित्त की व्यवस्था करती है। आधुनिक युग में बिना बैंकों के व्यवसाय की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। उद्योग व व्यापार में बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। बिना पूंजी के इनका संचालन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। बैंक अपने अतिरिक्त धन को एकत्रित कर उद्योग व व्यापारिक कार्यों के लिए उधार देते हैं। इससे समाज का अतिरिक्त धन उत्पादन कार्यों में लगता है। उद्योगपतियों व व्यापारियों को पर्याप्त वित्त मिल जाता है एवं बचतकर्ताओं को उचित ब्याज मिल जाता है। मुद्रा प्रणाली में लोचता व कीमत स्थायित्व का काम भी बैंक करते हैं। बैंक साख का निर्माण करते हैं। इससे मुद्रा की पूर्ति आवश्यकता अनुसार कम या अधिक की जा सकती है। मुद्रा की पूर्ति व मांग का स्थायित्व बैंक के माध्यम से ही हो सकता है। इस प्रकार बैंक मुद्रा प्रणाली में लोचता प्रदान करने का कार्य करती है। राजकीय वित्त की व्यवस्था, बैंक सरकारी ऋणों की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आवश्यकता होने पर ये सरकार को वित्तीय परामर्श व वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं। बैंकों द्वारा अर्जित लाभ को सरकार अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति में काम में ले सकती है। इस प्रकार बैंक सार्वजनिक वित्त की व्यवस्था किया करते हैं। सार्वजनिक वित्त की व्यवस्था का काम बैंक करते हैं। बैंकिंग प्रवृत्ति का विकास, बैंकों के कारण जन सामान्य में एक बैंकिंग प्रवृत्ति बढ़ गई है।
अब जनता आपसी लेन देन में धातु मुद्रा व पत्र मुद्राओं का उपयोग न करके साख मुद्राओं का उपयोग करती है। इससे विधिग्राह्य मुद्रा की आवश्यकता कम हो जाती है। बहुमूल्य धातु के सिक्के चलन में न रहने से धातु की घिसावट से होने वाले हानि पर नियंत्रण लग जाता है। तो छात्रों, हमने आपको ये बैंक के कार्य, बैंक की प्रवृत्ति, इन सब के वर्णन किए। अनुसूचित बैंक, वाणिज्यिक बैंक, इन सभी के बारे में आपसे चर्चा की। ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको थोड़ा देख लीजिए और तैयार करके आगे में कक्षाओं में आपको हम अगले प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। ठीक है, ओके।